Now we will revise the depreciation chapter. तो depreciation chapter में अपने सबसे पहले समझते हैं what is the meaning of depreciation. Depreciation is decrease in the value of asset. Decrease in the value of asset, or to be more specific, decrease in the value of fixed asset due to usage, passage of time and obsolescence. चलिए समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। अपने जब कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो अपने उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड में उसको कैरी करते हैं। बट वो फिक्स्ड एसेट का एक टाइमलाइन होता है, एक यूजफुल लाइफ होता है, कब तक ये असेट चलेगा। मान लो आप कोई फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर का एक लाइफ होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, राइट। एक लाइफ तो है, कुछ तो यूजफुल लाइफ है जिसके बाद वो फिक्स्ड एसेट काम का नहीं रहेगा, राइट। तो अब इसका मतलब जो इसका यूजफुल लाइफ है 5 साल या 10 साल, ड्यूरिंग दैट लाइफ टाइम ऑफ दैट असेट, उसका हर साल उस असेट का वैल्यू थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा होगा। जैसे जैसे आप असेट को यूज करते रहते हो, आप मान लो एक कार खरीदते हो, एक मोटर कार का वैल्यू जैसे जैसे आप यूज करते रहते हो वैसे वैसे थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा होता है उसका वैल्यू। दैट डिक्रीज इन द वैल्यू ड्यू टू यूसेज इज डेप्रिसिएशन। अगर आप यूज नहीं भी कर रहे हो ना, पड़ा पड़ा भी कार का वैल्यू कम हो रहा होता है, या किसी भी आपके फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो रहा होता है। बिल्डिंग जो बन चुका वो भी एक फिक्स्ड एसेट, उसका वैल्यू थोड़ा कम हो रहा होता है, इवन इफ इट इज नॉट यूज्ड। तो ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ में जो वैल्यू कम हो रहा है उसको भी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि मान लीजिए आप कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदे थे जिसमें ऐसा टेक्नोलॉजी था कि 1 घंटा में 10,000 यूनिट प्रोडक्शन होता था। बट अब एक नया टेक्नोलॉजी आ गया जिसमें 1 घंटे में 1 आवर में 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, एंड एट नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉस्ट। दोनों का रेट्स भी सिमिलर है। तो ये जो पुराना वाला टेक्नोलॉजी है वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गया, आउटडेटेड हो गया, राइट। जैसे एग्जांपल मान लो, पहले अपने कोडैक के कैमरा यूज करते थे, द नॉन डिजिटल कैमरा, राइट। तो नॉन डिजिटल कैमरा इज नाउ आउटडेटेड, अब ये कोई यूज करता ही नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है। उससे चीप में उससे बेटर कैमराज आ गया, उससे चीप भी है और उससे बेटर भी है, तो वो आउटडेटेड हो गया। तो ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी या फिर कोई नया चीज आ जाने की वजह से पुराना वाला चीज का वैल्यू एकदम ही आउटडेटेड हो जाता है। दैट डिक्रीज इन द वैल्यू ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस is also depreciation, right? Then what is depreciation? So depreciation is the decrease in the value of asset due to usage, passage of time या obsolescence. एंड डेप्रिसिएशन अपने लिए क्या है सर? नुकसान है। असेट का वैल्यू जो कम हो रहा है वो नुकसान है, एक लॉस है, वो एक्सपेंस है। और असेट का वैल्यू जो माइनस हो रहा है तो असेट माइनस हो रहा है, एक्सपेंस एक तरफ बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान जो हो रहा है एक्सपेंस प्लस को डेबिट करते हैं और असेट माइनस जो हो रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। इसीलिए डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री आपको ऑलरेडी आई थिंक पता होगा, जो अपने जर्नल एंट्रीज के रिवीजन में भी डिस्कस किए हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, ओके। बट व्हेन वी आर डूइंग दिस चैप्टर डेप्रिसिएशन अलग से, उसमें कुछ बात है जो अपने को समझना है, राइट। तो इस चैप्टर में अपने 2 चीज सीखने वाले हैं। एक, सर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। वन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड द अदर इज रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो चलिए पहले अपने समझते हैं कि कैलकुलेट कैसे होता है, राइट। जैसे आपको बोले कि एक फिक्स्ड एसेट खरीदे
वो फिक्स्ड एसेट का यूजफुल लाइफ है, से फॉर एग्जांपल 5 साल है। मान लो एक फर्नीचर खरीदते हो, उसका लाइफ है 5 साल। तो आप जो फर्नीचर खरीदे हो से फॉर ₹1 लाख, उस 1 लाख का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपने को एलोकेट करना है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, राइट। धीरे धीरे जो असेट का वैल्यू जो कम होगा वो उस 1 लाख में से ही तो कम होता रहेगा, राइट। तो बेसिकली अपने को करना क्या है, जो कॉस्ट ऑफ द असेट है उसको एलोकेट करना है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। अब हर साल कितना अमाउंट एलोकेट करें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर साल कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करें एक असेट के ऊपर, दिस इज द कैलकुलेशन वाला पार्ट, राइट। वैसे तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का बहुत सारा मेथड्स होता है। अपने सिलेबस में जो अपने को पढ़ना है, देयर आर ओनली 2 मेथड्स विच आर स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं SLM, या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WDV। इसी का दूसरा नाम है SLM का ही, स्ट्रेट लाइन मेथड का ही दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये दो तरीका है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एवरी ईयर। हर साल कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करें ये कैलकुलेट करने का तरीका। कैलकुलेशन का अमाउंट कितना एवरी ईयर, कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन में चार्ज करें, ये कैलकुलेट अपने कैसे करेंगे, क्या तो सर स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे या रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करेंगे। ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज जस्ट टेलिंग अस हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये अपने को ये नहीं बता रहा है कि अकाउंटिंग कैसे करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करना है, इस बारे में बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बात सिर्फ इतना कर रहा है कि कैलकुलेट कैसे करना है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा एवरी ईयर, बस ये अपने को बताएगा स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर WDV मेथड। ठीक है, ये अपने सीखेंगे। उसके पहले एक बार समझ लेते हैं कि रिकॉर्डिंग का तो सर हम लोग को पता ही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट जो हम लोग करते हैं, आपको जो ये पता है ये बिल्कुल करेक्ट पता है, ऐसे ही करते हैं। बट एक और तरीका है जो आपको समझना होगा, राइट। तो इसीलिए यहां पे भी रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग कैसे करें डेप्रिसिएशन का, इसका भी दो तरीका है। एक जो आप ऑलरेडी जानते हो, एक जो आपको अभी नया जानना है। ओके, तो एक जो आप जानते हो वो विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और एक होता है विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। राइट, अकाउंटिंग का भी दो मेथड अपने देखेंगे। एक जो आप लोग को ऑलरेडी पता है, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करते हैं, जो अपने ऑलरेडी जानते हैं। उस मेथड में अपने कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं खोलते हैं। बट एक और तरीका है जहां अपने देखेंगे, वी विल बी ओपनिंग अ न्यू अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, बट अकाउंटिंग वाला पार्ट अपने थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज SLM एंड व्हाट इज WDV। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, देखो। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएबल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ टू कैलकुलेट इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। समझना क्या होता है, से फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख
परचेज्ड, राइट। 1 लाख रुपया का फर्नीचर खरीदे, 1 लाख रुपीस का फर्नीचर खरीदे हैं। यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड रुपीज, सॉरी, यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड 5 years, राइट। तो यूजफुल, अपने को पता है कि अकाउंटिंग में देयर आर एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस। तो अपने एक एस्टिमेट करते हैं कि ये जो फर्नीचर खरीदे हैं ये लगभग कितना साल तक चलेगा, क्या इसका यूजफुल लाइफ है। तो मान लेते हैं एस्टिमेट इज 4.5 years, ओके। अपने को क्या करना है, दिस डेप्रिशिएबल अमाउंट should be allocated over the 5 years equally, right? But then sir, what is depreciable amount? यहां पे ये जो अपने को दिया हुआ है ना, this 1 lakh is the original cost। ध्यान देना, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं है। दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट, ओके। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, सुन। एट द एंड ऑफ द 5 years, 5 साल के बाद जो अपने फर्नीचर खरीदे हैं 1 लाख रुपया में, उसका 5 साल के बाद कुछ तो वैल्यू रह जाएगा। अरे अपने काम का नहीं रहा, अपने लिए यूजफुल नहीं रहा, लेकिन उसका स्क्रैप बेच के कुछ तो रियलाइज होगा। इसका भी एक एस्टिमेट लगाया जाता है। से फॉर एग्जांपल स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू बोल लो या सैल्वेज वैल्यू बोल लो, इज एस्टिमेटेड ₹10,000, राइट। स्क्रैप वैल्यू भी एस्टिमेट किया जाता है, मान लेते हैं 10,000 रुपया एस्टिमेटेड है। देयरफॉर depreciable amount is equal to 1 lakh minus 10,000 is equal to ₹90,000। तो अपना फिक्स्ड असेट को खरीदने का जो कॉस्ट लगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट लगा, वो तो ₹1 लाख है, लेकिन लास्ट में जाके इस 1 लाख में से 10,000 रुपया मिल जाएगा। तो अपने को कितना अमाउंट एक्चुअली अपना एक्सपेंस है जो कि अपने को एलोकेट करना है ओवर द यूजफुल लाइफ, it is 90,000 only. This 90,000 will be allocated equally over the 5 years, right? Therefore, amount of depreciation every year is equal to 90,000, the depreciable amount, and 5 years is equal to ₹18,000, right? तो कैसा होगा, मान लो year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, ओरिजिनल कॉस्ट, तो हर बार सर ओरिजिनल कॉस्ट तो 1 लाख ही है, राइट। ओरिजिनल कॉस्ट थोड़ी ना चेंज हो रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है। डेप्रीसिएशन ईयर 1 के एंड में बताओ कितना लगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 18,000। अपने कैलकुलेट कर चुके ना सर, एवरी ईयर 18 18 18 18 18 चार्ज कर देंगे तो 5 साल में 90,000 चार्ज हो जाएगा। देख लो फर्स्ट ईयर में अगर अपने 18,000 डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिए तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बचेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब जो वैल्यू बचा हो बुक में, बुक्स में क्या वैल्यू बचेगा। अपने पास 1 लाख का असेट था, उसमें से 18,000 डेप्रीशिएशन में चार्ज कर दिए, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट वाला एंट्री कर दिए, तो असेट को क्रेडिट कर दिए। जब असेट खरीदे तो असेट को डेबिट किए 1 लाख, जब डेप्रीशिएशन किए तो असेट को क्रेडिट किए 18,000। तो अब असेट का डेबिट का बैलेंस कितना बच गया, दैट इज द बुक वैल्यू, दैट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू, दैट इज 82,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर से 18%, 18,000, राइट। एवरी ईयर 18,000 का ही तो बात हुआ ना अपना। अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन एवरी ईयर 90,000 था सर टोटल डेप्रीशिएबल अमाउंट, उसको 5 साल में डिवाइड कर दीजिए तो 18,000 एवरी ईयर।
राइट, फिर से 18,000 डेप्रिसिएशन किए, तो बताओ कितना बचा अब? 64,000। ओके, नेक्स्ट ईयर इस 64,000 में से और 18,000 डेप्रिशिएट कर दिए, तो बचा, बताओ कितना बचा? 46,000 इज इट, राइट। उसके बाद फिर 18,000 डेप्रिशिएट कर दिए, तो कितना बचा? 28,000। फिर 18,000 डेप्रिशिएट कर दिए, फिफ्थ ईयर में भी एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर अपने और फिर से 18,000 डेप्रिशिएट कर दिए, तो अब जो वैल्यू बचा 10,000, दिस 10,000 इज द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ध्यान देना, असेट खरीदे 1 लाख में, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज के 18,000, और अपना रिटर्न डाउन वैल्यू जो बचा वो 82,000 बचा। एट द एंड ऑफ ईयर 2 अपना ओरिजिनल कॉस्ट तो हर बार, ओरिजिनल कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रहा सर, ओरिजिनल कॉस्ट तो एवरी ईयर 1 ईयर ही है। टोटल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में 18, सेकेंड ईयर में 18, टोटल करके 90,000, राइट। और लास्ट में जो रिटर्न डाउन वैल्यू बच रहा है दैट इज ओनली 10,000, राइट। टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट डेप्रिसिएशन में अपने डाल दिए। से फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर दिस 10,000 का असेट अपने बुक्स में कितना बचा हुआ है? 10,000 वैल्यू बचा हुआ है एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। अब अपने लिए ये स्क्रैप है, अपने इस स्क्रैप को बेचेंगे, इस असेट को बेचेंगे। अपने बुक में वैल्यू 10,000 है, जो कि अपना एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू था। अपने ये माने थे, उस समय सोचे थे कि जब बेचेंगे तो 10,000 रुपया मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में कोई जरूरी थोड़ी ना कि 10,000 मिलेगा। एक्चुअल में हो सकता है इसको बेचना पड़े 5,000 में, या फिर हो सकता है कि 15,000 में बिक जाए, राइट। बोथ द सिचुएशन इज पॉसिबल। तो अगर ये 5,000 में बिकेगा, तो जो 5,000 अपना बुक में एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, 10,000 का असेट अपने बुक्स में वैल्यू है, उसको 5,000 में बेच दिए, तो 5,000 का नुकसान नहीं हो गया क्या? इसको बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। अगर 10,000 बुक वैल्यू है, उसको बेच दिए 15,000 में, तो 5,000 जो ज्यादा मिला दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, राइट। इतना सा बात जान के रखो। अच्छा, ये तो हुआ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। बट व्हेन वी से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो परसेंटेज दिया हुआ रहता है ना, वो कैसे दिया हुआ रहता है? देखो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, राइट, अंडर एसएलएम या ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन अमाउंट एवरी ईयर डिवाइड बाई ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100%, इक्वल टू, अपने एग्जांपल में 18,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है? 18,000, एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख, इज इक्वल टू 18%, राइट। गाइस, यहां तक के बात को प्लीज अच्छे से समझो। अगर कहीं पे दिक्कत है तो पॉज करके पहले फैक्ट जाके बात को अच्छे से समझ लो, और उसके बाद आगे बढ़ना। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड एंड देन मूव अहेड। अब अपने बात करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड के बारे में, WDV। डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड every year on the opening written down value. Example, furniture original cost is equal to, ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख,
डेप्रिसिएशन अंडर WDV एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, राइट। यहां पे अपने ये कैलकुलेट किए जो 18% पर एनम कैलकुलेट किए हैं, राइट। एवरी ईयर 18%, हर साल 18% जो कैलकुलेट किए थे, उस तरह से WDV के केस में अपने को परसेंटेज दे दिया सीधा सीधा, ठीक है। 20% पर एनम डेप्रिसिएशन अंडर WDV 20% पर एनम। तो कैलकुलेशन चेक करो, ईयर 1 2 3 4 5, ओरिजिनल कॉस्ट विल नॉट चेंज। ओरिजिनल कॉस्ट तो सर वो का वो ही रहेगा, हर साल 1 लाख ही रहेगा। right? Original cost does not change, but the amount of depreciation at the rate of 20% on WDV, एंड यहां पे अपने कैलकुलेट करेंगे फिर लास्ट में जो WDV बच जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो बुक में वैल्यू पड़ा हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब जो बुक में वैल्यू है। तो ये 1 लाख रुपीस के ऊपर 20% का मतलब 20,000। तो इसका मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बच गया सर, 1 लाख का असेट था, आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए 20,000, तो अपने पास रिटर्न डाउन वैल्यू बचा 80,000। नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो 80,000 रिटर्न डाउन वैल्यू का 20%। ध्यान देना, देयर इज अ डिफरेंस। डेप्रिसिएशन अंडर WDV क्या है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, it is calculated on the written down value. So now written down value remains is 80,000, 80,000 का 20% is 16,000, राइट। तो अब बताओ वैल्यू कितना बचेगा, 80,000 में से 16,000 गया तो कितना बचा, 64,000। नाउ थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड 64,000 का 20%, 64,000 इज द रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू का 20% इज 12,800 एंड लाइक वाइज चलता रहेगा। इसी तरह से फिर अपने 64,000 माइनस 12,800 यहां पे वैल्यू लिखेंगे, फिर जो वैल्यू बचेगा उसका 20%, राइट। फिर यहां पे ये वाला वैल्यू से माइनस ये वाला वैल्यू करेंगे तो फिर यहां वैल्यू आएगा, फिर इसका 20% यहां चार्ज करेंगे, राइट। दिस इज द वे रिटर्न डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब एक और बात सुनिए, वापस से रीआइट्रेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात सुनो। स्ट्रेट लाइन मेथड में मान लो दिस इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 5,000, 5,000, 20,000, 10,000। तो यहां पे कहीं पे तो 15,000 ले लेते हैं, इसको 20,000 ले लेते हैं, तो ये बीच में आपका 18,000 आया। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 18,000, देख लो स्ट्रेट लाइन मेथड में फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 18,000, सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन 18,000, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन फिर से 18,000, फोर्थ ईयर में भी 18,000, फिफ्थ ईयर में भी 18,000। तो जब आप इसको प्लॉट करते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। एंड ये जो आपने परसेंटेज कैलकुलेट किए, दिस परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, दैट्स वाई इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। दिस रेट इज applied on original cost, hence original cost method को देखो, hence straight line, राइट। जब आप प्लॉटिंग करते हो तो देखते हो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, दैट्स वाई इसको एक स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं।
यहीं पे अगर आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड का प्लॉटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा, देखो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, एक बार ईयर 1 2 3 ही लेते हैं। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, राइट। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन इज 20,000, तो हियर सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन इज 16,000, तो 16,000 इज समवेयर ओवर हियर, राइट, यहां पे। थर्ड ईयर में 12,800, मतलब समवेयर ओवर हियर, एंड इसी तरह से आपको बाकी साल का भी मिलेगा। तो आप देखोगे एक तरह से इस तरह का स्लोप मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हेंस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसी को बोलते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, है ना। एवरी ईयर डिमिनिश हो रहा है वैल्यू, डेप्रिसिएशन का अमाउंट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एंड दिस परसेंटेज गिवन, ध्यान दो, दिस परसेंटेज गिवन अप्लाइड ऑन WDV, hence WDV मेथड, राइट। तो ये जो अपना डिस्कशन था, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। अपने को कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, आपका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आइदर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा या रिटन डाउन वैल्यू मेथड होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो आपको समझ में आ गया कैसे होगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड होगा तो आपको समझ में आ गया कैसे होगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा है, ये अकाउंटिंग नहीं बता रहा है कैसे होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड अपने को बता दिया कैलकुलेट कैसे करते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जो अपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट किए, अकाउंटिंग कैसे करें। अकाउंटिंग का भी अभी अभी अपने समझे थे कि सर दो मेथड हो सकता है, एक मेथड तो जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वो है, और एक नया मेथड आप अभी बताने वाले हो, करेक्ट। अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें दो मेथड पॉसिबल है। एक तो समझते हैं, when provision for depreciation not maintained, और दूसरा मेथड when provision for depreciation is maintained। एक मेथड जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, एंड दूसरा मेथड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। ओके, ये फर्स्ट मेथड, ये दूसरा वाला मेथड। ये वाला मेथड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, ये वो वाला मेथड है जो आप लोग को पता है। नया आपने एक छोटा सा जर्नल एंट्री अभी अपने समझेंगे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड तब क्या होता है। लेट्स सी, एक एक करके एंट्री समझते हैं। कि मान लीजिए पहले आप जब असेट खरीदे तो एंट्री क्या होगा, व्हेन असेट इज परचेज्ड, इसका एंट्री तो चेंज नहीं होगा सर, जो आपको ऑलरेडी पता है वही एंट्री होगा। जब अपने असेट खरीदते हैं तो फिक्स्ड असेट प्लस अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं। अगर कैश में खरीदे हैं तो कैश, बैंक में खरीदे हैं तो बैंक, और नहीं तो
उधार में खरीदे हैं तो क्रेडिटर। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, उस समय भी असेट खरीदने का एकदम एग्जैक्टली सेम एंट्री ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ईयर एंड पे व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, राइट, डेप्रिसिएशन का खर्चा जब ईयर एंड पे बुक करते हैं उसका एंट्री, अभी ध्यान से देखो, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा है तो डेप्रिसिएशन का एंट्री जो आप ऑलरेडी जानते हो एग्जैक्टली वही होता है सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लस या नुकसान प्लस डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और क्योंकि सर असेट का वैल्यू कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो असेट माइनस क्रेडिट टू असेट अकाउंट। लेकिन अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, ध्यान से सुनना अकाउंट का नाम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर आप मेंटेन कर रहे हो, देन आप नुकसान प्लस डेबिट तो जरूर बोलोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्सपेंस प्लस डेबिट तो जरूर बोलोगे, बट क्रेडिट आप किसको करोगे, आप असेट को क्रेडिट नहीं करोगे। असेट को माइनस करना है, असेट का वैल्यू को माइनस नहीं करके असेट माइनस के लिए एक नया लेजर ओपन कर देंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान देना, व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ सर असेट माइनस का बैलेंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। असेट अभी तक टोटल जितना डेप्रिशिएट हो चुका है, असेट का टोटल जितना डेप्रिसिएशन हो चुका है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना टोटल हो चुका है, उसका बैलेंस अपने को एक साथ बताएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या उसी का दूसरा नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। तो अपने जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द असेट, असेट का वैल्यू को माइनस 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 करते जा रहे थे, वो असेट को माइनस करने के लिए डायरेक्टली असेट को माइनस नहीं करके असेट माइनस का एक और लेजर खोल लेंगे, एक नया लेजर खोलेंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और असेट को क्रेडिट नहीं करके अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ऑलराइट, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें आपको बस इतना ही समझना है सर, असेट को माइनस नहीं करके एक असेट माइनस का एक नया लेजर खोल दिया जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बस यही एक चेंज है। और एक छोटा सा डिस्कशन अपने करेंगे व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ असेट, अदरवाइज बाकी एज इट इज एकदम डिट्टो सेम है जो आप ऑलरेडी जानते हो। फिर व्हेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको पता होना चाहिए सर, जितना भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होता है वो सब चला जाता है कहां पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना पड़ेगा, तो भेज दो, नो प्रॉब्लम सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां पे भी सेम एंट्री होगा, नो चेंज, एकदम डिट्टो यही वाला एंट्री होगा, कोई चेंज नहीं है। मतलब चेंज सिर्फ कहां पर है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इंस्टेड ऑफ असेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज पेंडेड, दैट्स इट। असेट की जगह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे हैं। एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे एग्जांपल फिर से ले रहे हैं, सुनना, जैसे ड्राइंग्स, क्या है ड्राइंग्स, कैपिटल का उल्टा है, कैपिटल का माइनस है, बट अपने जब भी ड्राइंग्स होता है तो अपने कैपिटल डेबिट नहीं करके क्या करते हैं, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट करते हैं, और लास्ट में जाके बैलेंस शीट में अपने क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस ड्राइंग्स करके दिखा देते हैं, राइट। उसी तरह से जैसे डेटर्स से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब अपने क्रिएट करते हैं तो अपने डेटर को क्रेडिट नहीं करते हैं, अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक नया लेजर बना के क्रेडिट करते हैं, और इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अपने कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करके दिखाते हैं।
राइट। अगर ये दोनों बात आपको नहीं भी समझ में आया तो डू नॉट वरी, अभी इसके ऊपर अपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग और क्लियरिटी आ जाएगा। लेट्स सी, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ऑन डेप्रिसिएशन। आर कांतिकर हैड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख। दिस 1 लाख में जो मशीन खरीद रहा है इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 16, राइट। साल के बीच में खरीद रहा है, ध्यान देना, 1 अक्टूबर इज नॉट अ 1 अप्रैल, राइट। और खासकर आप देखिए इस क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, मतलब अकाउंटिंग ईयर इज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। मतलब ये जो हो रहा है 1 अक्टूबर को अपने जो मशीन खरीद रहे हैं इस साल के बीच में खरीद रहे हैं, इस बात को गौर फरमाना। अनदर मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹60,000 प्लस IGST एट द रेट 12% बाई चेक ऑन 1 अप्रैल 18। देखो पहला बात किया 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016 का, नेक्स्ट बात कर रहा है 1 अप्रैल 2018 का, ओके। फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। कैलकुलेशन अपने कैसे करेंगे, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब ये दिस 10% का डेप्रिसिएशन का रेट विल बी अप्लाइड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब एवरी ईयर सेम अमाउंट। Accounts are closed every year on 31st March. You are required to pass the necessary journal entries for the years ending. अपने को journal entries pass करना है for the year ending 31st March 17, 31st March 18, 31st March 19, 3 साल का, 3 years का अपने को journal entries pass करने बोला है। एंड फिर बोल रहा है एंड शो मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी इन द बैलेंस शीट, मतलब एक लेजर भी दिखाना है, मशीनरी अकाउंट, और बैलेंस शीट में मशीनरी कैसे दिखेगा ये भी दिखाना है, राइट। तो काफी सारा चीज पूछा। उसके बाद देखो 1 और 2 में क्या बोल रहा है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, राइट। मतलब ध्यान से सुनो कितना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। एक तो आपको बोल रहा है 3 साल का जर्नल एंट्री पास करो, 3 साल का लेजर अकाउंट दिखाओ, फिर तीनों साल में बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा ये दिखाओ, और ये तीनों काम करो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, दोनों केस में। पहले अपने जर्नल एंट्री तो देखें। जर्नल एंट्री सबसे पहले लेट्स सी, जर्नल एंट्री का अपने फॉर्मेट बना लेते हैं। In the books of R Kantikar, journal entries when provision for depreciation not maintained, when provision for depreciation is maintained, चलो डेट वाइज सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो अपने को दिया हुआ है वो दिया हुआ है असेट परचेज करने का डेट। सबसे पहला असेट जो परचेज हुआ है वो हुआ है 1 अक्टूबर 2016 को। तो अपना अभी जो जर्नल एंट्री होगा, पहला जर्नल एंट्री 1 अक्टूबर 2016 को होगा। क्या एंट्री होगा, असेट परचेज करने का एंट्री होगा। कौन सा असेट परचेज किया सर, एक परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख, ओके। और अपने को ये नहीं बोला कि किससे खरीदा है, कैश में खरीदा कि बैंक में खरीदा, तो अपने अज्यूम कर लेते हैं कि क्रेडिट में ऑब्वियसली अपने मान नहीं सकता क्योंकि पार्टी का नाम नहीं बोला है, तो अपने इसको मानेंगे कैश ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश या बैंक अकाउंट, प्रेफरेबली बैंक अकाउंट लिख सकते हो। ये इधर भी सेम एंट्री ही होगा,
दिस जर्नल एंट्री विल बी एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं है इस एंट्री में। आप एग्जाम में ऑब्वियसली ऐसे डैश देके सेम एंट्री नहीं लिखोगे, आपको पूरा एंट्री लिखना पड़ेगा, इनफैक्ट विथ नरेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो ओके, नेक्स्ट बात देखो क्वेश्चन कब का कर रहा है। नेक्स्ट बात क्वेश्चन बोल रहा है अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर ₹60,000 प्लस IGST एट द रेट 12% बाई चेक ऑन 1 April 18। 1 April 18 का बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से जर्नल एंट्री पूछ रहा है 31 मार्च 17, 18, 19 तीनों साल का। तो आप अब नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री है वो 1 April का जर्नल एंट्री पास करो। उसके पहले थोड़ा सोचो, ईयर एंड आ रहा है, ईयर एंड आएगा ना, 31 मार्च 17 आएगा, 31 मार्च 18 भी आएगा। वो दोनों ईयर एंड में आपको कुछ जर्नल एंट्रीज पास करना नहीं पड़ेगा क्या? डेप्रिसिएशन का खर्चा जो ऑलरेडी जो मशीन खरीद चुके हैं, जो ऑलरेडी 1 लाख रुपए का मशीन 1 अक्टूबर 16 को ले लिए, क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे? क्या उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे? ये वाला काम तो करना पड़ेगा, ईयर एंड पे करना पड़ता है सर। ध्यान से समझो, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक टाइमलाइन का एग्जांपल ले रहे हैं। इस टाइमलाइन को इनफैक्ट डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करते वक्त भी इस टाइमलाइन का बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। पहला इंफॉर्मेशन जो अपने को दिया क्वेश्चन, वो दिया 1 अक्टूबर 16 को। अपने जो पहला मशीन खरीदा उसको M1 बोलते हैं, M1 ₹1 लाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो अपने को क्वेश्चन दे रहा है, अपने को क्वेश्चन कब तक का जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है, 31 मार्च 2019 तक का, ठीक है। पहले तो ये कर लो 31 मार्च 19, ठीक है। अब क्या करो, 1 अक्टूबर 16 से 31 मार्च 19 के बीच में जो जो ईयर एंड आता है ना, वो ईयर एंड को पहले मार्क कर दो। सबसे पहले 1 अक्टूबर 16 से चलेंगे तो पहला ईयर एंड कब आएगा, 31 मार्च 17। देखो अपने को उसका बोल रहा है अकाउंटिंग करने 31 मार्च 17 का, यहां मान लेते हैं आ रहा है 31 मार्च 17। फिर नेक्स्ट ईयर एंड 31 मार्च 18, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, 31 मार्च 17, फिर 31 मार्च 18 एंड देन 31 मार्च 9। क्वेश्चन जो नेक्स्ट बात कर रहा है ना, वो बात कर रहा है 1 April 18 का। तो 1 April 18 और 31 मार्च 18 में खाली एक दिन का फासला है, यहां पर कहीं पे होगा 1 April 18, राइट। 31 मार्च 18 एंड ठीक नेक्स्ट डे, मतलब ईयर एंड आएगा, ईयर एंड के ठीक नेक्स्ट डे, एकदम फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर 1819, 1 April 18। लेकिन सर उसके पहले जो 31 मार्च 17 आएगा उसका क्या, फिर जो 31 मार्च 18 जो ईयर एंड आएगा उसका क्या? ध्यान से समझना, 1 अक्टूबर 16 से लेके 31 मार्च 17, ये कितना टाइम होता है? हाउ लॉन्ग इज दिस? 1 अक्टूबर 16 से 31 मार्च 17 इज 6 months। 31 मार्च 17 से 31 मार्च 18, बोलो कितना हो रहा है? 12 months। फिर यहां पर एक नया असेट खरीद रहा है जिसको अपने बोल सकते हैं M2 फॉर ₹60,000 प्लस IGST। ध्यान देना, जो IGST दे रहे हैं ना असेट खरीदते वक्त, उस IGST का तो इनपुट मिल जाएगा, तो वो असेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, राइट। तो अपने को असेट का कॉस्ट कितना है उससे मतलब है 60,000। ऑब्वियसली जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इनपुट IGST को बुक करेंगे, बट अभी हियर थ्रू दिस चार्ट, थ्रू दिस टाइमलाइन आई वांट टू डिस्कस डेप्रिसिएशन का एंट्रीज, ठीक है। तो यहां पे M2 आया 1 लाख का, यहां पे सॉरी यहां पे M1 था 1 लाख का, और ये रहा M2 60,000 का। 1 April 18 आने के पहले आपको जो 31 मार्च 17 मिलेगा, उस 31 मार्च 17 में 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। ध्यान देना, ये जो आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ है, ये पर एनम दिया हुआ है, तो 10% पर एनम है, पर आप जब फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ओनली फॉर 6 मंथ्स चार्ज करेंगे, इसमें गलती मत करना। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो पूरा 1 साल का, 12 मंथ्स का, पूरा 1 ईयर का पर एनम वाला पूरा का पूरा 10% का रेट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहां पे एक नया मशीन खरीदेंगे M2 का 1 April 18 को, एंड फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ये वाला, फिर से 12 मंथ्स है, ठीक से देख लो, 1 April 18 से 31 मार्च 19, फिर से पूरा 1 साल का। ऑल राइट, तो अपने पहला एंट्री अब कब पास करें, 31 मार्च 17 को।
31 मार्च 17 जो ईयर एंड आया उस दिन अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो पहला वाला मेथड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, इफ इट इज नॉट मेंटेन्ड तो आपको जो एंट्री पता है वही होता है, डायरेक्टली मशीन को ही सर क्रेडिट कर दीजिए, राइट। इस मशीन का आप नाम दे सकते हो मशीनरी 1। अमाउंट कितना होगा ये कैलकुलेशन ठीक से चेक करो, राइट। आपको नरेशन भी लिखना है, बट अभी इस ब्रैकेट में आई एम नॉट राइटिंग द नरेशन, आई एम जस्ट शोइंग यू द कैलकुलेशन। सर 1 लाख इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट, 1 लाख इज द ओरिजिनल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% इज अप्लाइड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, तो दिस रेट 10/100 इज अप्लाइड ऑन दिस ओरिजिनल कॉस्ट। बट सर जो 31 मार्च 17 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा ना, वो तो 1 अक्टूबर 16 से 31 मार्च 17 तक का लगेगा बस, तो 6 मंथ्स का लगेगा, और ये 10% जो रेट है तो पर एनम है, इसीलिए ये 6/12 होगा, इसमें गलती मत करना, ये हो गया 5000, राइट। 31 मार्च 17 को ही जो डेप्रिसिएशन का एंट्री अपने व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड के केस में जब एंट्री पास करेंगे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, उस केस में एंट्री देखो क्या होगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल नॉट चेंज, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सर कैलकुलेशन का तरीका तो स्ट्रेट लाइन मेथड 10% ही है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10,000, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अकाउंटिंग का तरीका चेंज होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर मेंटेन हो रहा है तो, अकाउंटिंग का तरीका देख लो। सर डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो डेबिट करते ही हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लस डेबिट तो होता ही है 5000, लेकिन जो क्रेडिट करते हैं ना वो मशीनरी अकाउंट को नहीं करके हम लोग असेट माइनस की जगह एक नया लेजर खोल देते हैं जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 5000। अमाउंट तो 5000 ही होगा सर, कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी एकदम सेम कैलकुलेशन होगा, ओके। फिर 31 मार्च 17 को ही ये वाला जो एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन का, इसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, क्लोज कर देंगे कहां पर सर, बिकॉज एक्सपेंस है तो ट्रांसफर इट टू पीएल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 5000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 5000, सेम एंट्री होगा, ओके। अपना नेक्स्ट एंट्री किस दिन होगा, ऑन विच डेट, 31 मार्च 17 वाला काम कंप्लीट, 31 मार्च 18 फिर से आएगा 1 अप्रैल 18 के पहले, देखो असेट खरीदने का काम हो रहा है 1 अप्रैल 18 को, लेकिन उसके पहले फिर से 31 मार्च 18 आएगा, तो अपने 31 मार्च 18 को भी फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला काम, जो एक और ईयर एंड आ रहा है उस दिन भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट बोलो कितना होगा, अमाउंट का कैलकुलेशन अब चेक कर लो फिर से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का आपने को बोला है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ओनली, ऑलवेज 10/100, बस मंथ्स का इस बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पूरा एक साल का कैलकुलेशन हो रहा है, देख लो पूरा 1 ईयर का कैलकुलेशन हो रहा है, 12 मंथ्स, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज पर एनम, तो 12/12 कर लो या कुछ मत करो, एक ही तो बात है। दिस अमाउंट इज 10,000, इस केस में भी amount will not change, just the method of recording will change, depreciation account debit 10,000 to provision for depreciation account 10,000, and then again this entry will be, this depreciation amount will be transferred to PL, सेम एंट्री, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा,
Now next entry is on 1st April 18 when the new machine is purchased, machinery 2 is purchased. Entry will be, सर क्योंकि नया मशीन खरीद रहे हैं तो मशीनरी असेट प्लस डेबिट होगा 60,000, 60,000 का मशीन है। बट सर इस असेट के ऊपर ना इनपुट आईजीएसटी भी अपने साथ में पे कर रहे हैं, दैट इनपुट आईजीएसटी विल बी डेबिटेड। इनपुट आईजीएसटी जो पे कर रहे हैं ऑन द परचेज ऑफ मशीन, दैट विल बी क्लेम्ड एज इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना? 18%। तो बताओ 60,000 का 18% कितना होगा? 60,000 का 18% इज 7,200। देख लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी 12% बोला, 12% इज 7,200, राइट? 7,200। ओके, एंड क्रेडिट क्या होगा? क्योंकि पेमेंट किया है चेक से तो टू बैंक अकाउंट 67,200। दिस एंट्री विल बी सेम when depreciation is when provision for depreciation is maintained। जब provision for depreciation maintain हो रहा है तब भी ये एंट्री परचेज ऑफ असेट का एंट्री विल बी सेम। बट सर अब जब ईयर एंड पे 31 मार्च 19 आएगा तब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा टू मशीनरी करेंगे, वो अमाउंट का कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से देख लो। पहला वाला असेट 1 लाख का था, उसके ऊपर 10%। फिर दूसरा वाला असेट 60,000 का और उसके ऊपर भी 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 पूरा एक साल का डेप्रिसिएशन 10/100। बताइए टोटल कितना होगा? टोटल विल बी, सर दिस इज 10,000 एंड दिस इज 6,000, तो टोटल इज 16,000। और यहां पे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना होगा? ये अमाउंट विल नॉट चेंज 16,000, बट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट वी विल क्रेडिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, अब पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 16,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,000। ये एंट्री सेम एंट्री होगा। दिस वाज ऑल द जर्नल एंट्रीज। अभी तक अपने सारा जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं। नाउ लेट अस सी द लेजर अकाउंट। लेजर, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन्ड, नॉट मेंटेन्ड, राइट? अपने केस ए कर रहे हैं। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा है उस केस में पोस्टिंग्स, देखो मशीनरी अकाउंट खाली देख लो, राइट? राइट, दिस इज अ लेजर मशीनरी अकाउंट। डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, छोटा सा कॉलम डेट का, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, particulars, amount। this is a debit column and this is a credit column। सबसे पहले 1 अक्टूबर 16 को एक असेट खरीदा गया था ऑफ द वैल्यू 1 लाख। इसको अपने बोल सकते हैं M1 परचेज किए थे। फिर अपना ईयर एंड आया था 31 मार्च 17,
उस दिन अपने डेप्रिसिएशन चार्ज किए। व्हेन प्रोविजन ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, व्हेन इट इज नॉट मेंटेन्ड, इन दैट केस डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट नहीं करते हैं क्योंकि इट इज नॉट मेंटेन्ड। सिंपल। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज हुआ था 5000 बिकॉज फॉर 6 मंथ्स था। 1 लाख का 10%, 10,000, 6 मंथ्स का 5000। तो अपने किए थे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बता दो, 95,000, एंड ये 1 लाख और 1 लाख हो गया था क्लोज। फिर 1 अप्रैल 17 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 95,000। फिर 31 मार्च 18 आया, तब वापस से बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट इज 1 लाख के ऊपर 10% वापस से 10,000 बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 85,000 ओनली। ये टोटल हुआ 95,000 एंड इधर का भी टोटल इज 95,000 ओनली। फिर 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वाज 85,000, बट ध्यान रहे 1 अप्रैल 18 को एक नया मशीन खरीदे थे टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2 फॉर ₹60,000, 60,000 रुपए का। ओके। फिर 31 मार्च 19 को जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ध्यान देना, मशीन 1 का तो पूरा साल का 10,000, मशीन 2 का 60,000 के ऊपर 10% 6,000, तो टोटल हुआ 16,000 का डेप्रिसिएशन। फिर जो बैलेंस कैरिड डाउन हुआ बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ध्यान देना, M1 का बैलेंस कितना बचा, M1 का सर 85 था, उसमें से 10 गया, 85 माइनस 10 75,000। M2 सर 60,000 में खरीदे थे, 60,000 में खरीदे थे और 6,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, तो कितना बचा, 54,000। टोटल 1,29,000। अगेन दिस टोटल मस्ट मैच तो होना ही होना है। 1,45,000, 1,45,000। फिर 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विल ऑब्वियसली बी 1,29,000 ओनली। इसका ब्रेकअप सर, मशीन 1 का वैल्यू जो बचा हुआ है वो 75,000 बचा हुआ है, मशीन 2 का वैल्यू ऑब्वियसली 54,000 बचा हुआ है। ये सेम अब अपने लेजर बना के देखते हैं एक बार प्लीज। फिर से ये मशीनरी अकाउंट खुद से देखो। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा है उस केस में। ओके। अब अपने बना रहे हैं लेजर व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। लेजर्स व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड, उस केस में अपने दो लेजर ओपन करेंगे, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो ऑब्वियसली अपने एक मशीन अकाउंट खोल रहे हैं और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल रहे हैं। याद रखना, आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर बनाने बोल सकता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए लेजर, और वो दोनों केस में सेम होगा, राइट। ओके, सबसे पहले 1 अक्टूबर 16 को मशीन खरीदा गया तो टू बैंक 1 लाख हो गया। फिर जब ईयर एंड आया 31 मार्च 17 आया तो डेप्रिसिएशन चार्ज किए। डेप्रिसिएशन से इस बार मशीन अकाउंट को क्रेडिट नहीं किए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किए फर्स्ट टाइम 31 मार्च 17 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 5,000, बस बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 17 बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना, पूरा 1 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट में देख लो असेट का वैल्यू माइनस नहीं हुआ, क्योंकि सर असेट माइनस का एक और लेजर है जो बन चुका है, और असेट माइनस का क्यूमुलेटेड बैलेंस अब इस लेजर में कैरी होता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,000 क्लोज। फिर नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा वो तो यहां होगा ना, 1 अप्रैल 17 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 5,000, और मशीन का बैलेंस भी 1 अप्रैल 17 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। ये कैरिड डाउन था तो यहां ब्रॉट डाउन, ये कैरिड डाउन था तो यहां पे ब्रॉट डाउन 1 लाख। ओके, ना वापिस से ईयर एंड आया, ईयर एंड आया तो 31 मार्च 18 आया, उस दिन फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट बोलो, अमाउंट अपने कैलकुलेट किए थे सर पूरा 10,000 रुपया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बैलेंस कैरिड डाउन वापिस से 31 मार्च 18 टू बैलेंस कैरिड डाउन फिर से, बताओ कितना सर, ये टोटल हो रहा है 15,000, तो इधर भी टोटल होना होगा 15,000। इसका मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 15,000। फर्स्ट ईयर का 5,000, नेक्स्ट ईयर का 10,000, टोटल अभी तक का डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1 इज 15,000। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर 1 अप्रैल 18 को बैलेंस कैरिड डाउन बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी 15,000 का बैलेंस हम लोग का चल रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और 31 मार्च 18 को भी मशीन का वैल्यू तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चल रहा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, 1 लाख का 1 लाख ही है। 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फिर से, जो ओरिजिनल कॉस्ट में असेट खरीदे थे 1 लाख, पूरा का पूरा 1 लाख, लेकिन सर 1 अप्रैल 18 को एक नया मशीन खरीदा गया है, जो मशीन खरीदा गया है उसके लिए करेंगे टू बैंक अकाउंट, राइट। दिस वाज मशीन 1 जब खरीदे थे, और दिस इज मशीन 2 जो खरीद रहे हैं जिसका वैल्यू है 60,000, ठीक है। फिर 31 मार्च आया 19, 31 मार्च 19 आया, उस दिन बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट फिर से, पर इस बार सर M1 का 10,000 का डेप्रीसिएशन, M2 का 6,000 का डेप्रीसिएशन, टोटल 16,000 इन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। टोटल लेजर का हो गया 31,000, एंड टोटल डेप्रीसिएशन का बैलेंस कैरिड डाउन इज 31 मार्च 19 को टू बैलेंस carried down is 31,000. This 31,000 is brought down in the next year, right? 1 अप्रैल 19 को क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे 31,000, एंड 31 मार्च 19 को टोटल असेट का वैल्यू इज बाई बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000, टोटल हो गया है 1,60,000, एंड इस साइड का टोटल भी 1,60,000 लिखना पड़ेगा, एंड टोटल असेट का वैल्यू कैरिड डाउन इज 1,60,000। उसमें से सर M1 का है 1 लाख,
और M2 का है 60,000। अभी एक बात पे अच्छे से गौर फरमाना, ध्यान देना। मशीनरी अकाउंट में मशीन 1 का बैलेंस कैरिड डाउन इज 1 लाख एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देखो यहां पे ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखे है ना 31,000, इस 31,000 में M1 का बताओ कितना है। M1 का सर पहले 5,000 M1 का था, ये फिर 10,000 का जो डेप्रिसिएशन चार्ज किए ये भी M1 का, टोटल 15,000 जो था वो M1 का था, और M1 का ये 10,000 और चार्ज किए, तो 25,000 M1 का टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। M2 का तो सर खाली ये 6,000 ही आप अभी फर्स्ट ईयर ही चार्ज किए थे, तो टोटल देख लीजिए 31,000 हो रहा है, राइट। अब ध्यान से समझना, मशीनरी 1 का बैलेंस इज 1 लाख एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस इज 25,000, मतलब नेट में डेबिट बैलेंस इज 75,000। जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे थे तो ये 75,000 यहां दिख रहा है। मशीन 2 का देखो, मशीन 2 का बैलेंस इज 60,000 एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 accumulated till now is 6,000, so total debit balance is 60,000 minus 6,000, 54,000, which is reflected in here when provision for depreciation is not maintained। तो मशीनरी अकाउंट में अपने को सीधा 54,000 दिख रहा था। तो ये अपना लेजर हुआ। अब आपको एक चीज और दिखाना है, बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, राइट। तो बैलेंस शीट extract when provision for depreciation not maintained। not maintained, बैलेंस शीट के असेट साइड में फर्स्ट ईयर में जब आप मशीन खरीदते हो तो मशीनरी 1 आप जब खरीदते हो तो उसका वैल्यू आप बोलते हो 1 लाख, लेकिन साल के एंड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हो फर्स्ट ईयर में ओनली 5,000, तो आपके पास बैलेंस जो बचा वो 95,000 बचा। दिस वाज 31st March 17। नाउ लेट्स कम टू 31st March 18। 31st March 18 को क्या होता है, अब आप बोलते हो सर मशीन का वैल्यू, मशीनरी 1 का वैल्यू अब आपके पास जो लास्ट ईयर से चले आ रहा है वो 95,000 चले आ रहा है, और इस साल में आप फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो कितना, 10,000 का, पूरा एक साल का। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 का डेप्रिसिएशन, तो आपके पास असेट का वैल्यू जो बचा दैट इज 85,000। फिर आता है 31st March 19, उस दिन आपके पास मशीनरी 1 का वैल्यू जो बचा हुआ है लास्ट ईयर का वो है 85,000, और आप नया मशीनरी 2 खरीद चुके होते हो 60,000 का, तो टोटल आपके पास है 1,45,000। लेकिन सर आप इसमें से डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, 31st March 19 वाले ईयर में डेप्रिसिएशन देखो 16,000 चार्ज हो रहा है, देख लो 16,000 ही तो चार्ज हो रहा है डेप्रिसिएशन। देख लो एंट्री भी देख लो, थर्ड ईयर का 31st March 19 का डेप्रिसिएशन का अमाउंट इज 16,000 टोटल, 10,000 और 6,000, 10,000 और 6,000 मिला के मशीनरी 1 के ऊपर 10,000 का डेप्रिसिएशन, मशीनरी 2 के ऊपर 6,000 का डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 16,000, तो आपके पास असेट बचता है टोटल 1,29,000 का, राइट। इसको अगर सेग्रीगेट करने बोल दिया जाए ना, इसको अगर सेग्रीगेट करने बोल दिया जाए, M1 85,000 माइनस 10,000 75,000, और M2 60,000 माइनस 6,000, राइट। थर्ड ईयर में 31st March 19 वाले ईयर में 6,000 ही तो डेप्रिसिएशन एक बार चार्ज हुआ है बस M2 में, M2 का वैल्यू इज 54,000, देख लो यही तो अपने कब से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बात करेंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। ये जो अपने बात की है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा है,
लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा है तब क्या होगा? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। मशीनरी वन जो आप परचेज करते हो वो 1 लाख का परचेज करते हो, लेस, इस बार जब अपने लिखेंगे लेस तो लेस डेप्रिसिएशन नहीं करके, क्योंकि अपने पास असेट माइनस का व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, तो असेट माइनस का एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा होता है, एक सेपरेट लेजर। तो अपने बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप, फर्स्ट ईयर में टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के एंड में इज 5000, तो सर इसमें भी 95,000, करेक्ट। ये अपने कर रहे हैं असेट्स का 31 मार्च 17 का बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 31 मार्च 18 का बात। उस दिन मशीनरी वन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लिखेंगे, 95,000 यहां कैरी नहीं होगा। जैसे देखो यहां पे असेट का वैल्यू ही माइनस हुआ ही यहां पे कैरी हो रहा था। फिर नया असेट आया तो नया असेट 60,000 आया, 129, ठीक है। बट यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि असेट का वैल्यू माइनस नहीं हुआ है, और लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन reflects the accumulated depreciation till now which is 15,000। तो बाहर में आउटर कॉलम का जो अमाउंट है ना वो 85,000 ही रहता है। देख लो सेकेंड ईयर के एंड में इस केस में भी 85 दिख रहा था, पर यहां दिख रहा था 95 माइनस 10, और यहां दिख रहा है 1 लाख माइनस 15, बिकॉज 15,000 इज द अभी तक का असेट में टोटल जितना माइनस हो चुका है उसका एक सेपरेट लेजर मेंटेन हो रहा है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और वो ऐसे डिस्क्लोज होता है 31 मार्च 19 को। मशीनरी वन का वैल्यू सर फिर से 1 लाख ही तो है पूरा का पूरा, और मशीन टू जो लिए हैं वो है 60,000 का, तो टोटल आपके पास हो गया 1,60,000 एंड लेस अभी तक का टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप अभी तक का पूरा, बताओ कितना होगा सर? फर्स्ट ईयर का 5,000 प्लस नेक्स्ट ईयर का 10,000 प्लस 16,000, बोलो कितना हुआ? हाँ जी सर, अभी तक टोटल 31,000 हुआ। देख लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी देख लो, फर्स्ट ईयर के एंड में सर 5,000 था बैलेंस, सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस कितना था? 15,000, फिर बाद में लास्ट में हम लोग के पास 31,000 बच गया था, राइट। तो 31,000 ईयर एंड 31 मार्च 19 को जो 31,000 बचा उसको लेस करो, 1,29,000 ही बचेगा फिर से, वही 75,000 और 54,000 इज द ब्रेकअप। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस अच्छे से क्लियरली दिख रहा है कि कैसे दिस इज डिस्क्लोज्ड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे होता है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेल ऑफ असेट। जैसा कि आपको बोले जब लास्ट में असेट बिकता है तो बुक में कुछ वैल्यू है, और असेट जो बिकता है वो बुक वैल्यू में कोई जरूरी नहीं है कि बिके। बुक वैल्यू से अगर ज्यादा में बिक रहा है मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है, बुक वैल्यू से अगर कम में बिक रहा है मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है, राइट। तो इसका भी अकाउंटिंग एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। देखो व्हेन asset is sold, पहला पॉइंट, steps
टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ स्टेप 1 कैलकुलेट book value as on the date of sale। ये कैसे होगा देखो, book value on the opening date of year less depreciation till the date of sale, book value of the asset on date of क्या हुआ, मान लो असेट सेल हो रहा है 30 जून को, 30 जून को। आप लास्ट डेप्रिसिएशन कब चार्ज किए थे? 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद और 3 महीना बीत गया, अप्रैल मई जून, ठीक है। आपके पास बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ईयर एंड, लास्ट ईयर एंड जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे उस दिन का बुक वैल्यू आपके पास होगा। 31 मार्च 19 का बुक वैल्यू अपने पास M1 M2 दोनों का था, राइट। तो मशीनरी 1 मशीनरी 2, मान लो मशीनरी 2 सेल हो रहा है, तो मशीनरी 2 अगर सेल हो रहा है तो मशीनरी 2 का वैल्यू अपने पास था कि सर 54,000 इज द वैल्यू, बिकॉज उस दिन तक का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे। बट असेट सेल 31 मार्च 19 को नहीं हो रहा है, असेट सेल हो रहा है 30 जून को। तो आप यहां पर 54,000 तो लिख दिए, क्या चीज, बुक वैल्यू ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ ईयर इन विच द असेट इज सोल्ड। फिर डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, जिस दिन असेट बिक रहा है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन, जिस दिन असेट सेल हो रहा है, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। उसके बाद जो वैल्यू बच जाएगा उसको बोलते हैं बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ असेट। जिस दिन असेट बिक रहा है उस दिन बुक में क्या वैल्यू है वो अपने पास आ गया। अब क्या करना है, इसमें से लेस सेल प्रोसीड्स, कितना में एसेट बिक रहा है, एक्चुअल में एसेट कितना में बिक रहा है, राइट, सेल प्रोसीड्स। चलो लेस मत करो, बस इतना नोट कर लो, नोट इफ सेल PROCEEDS प्रोसीड्स ग्रेटर देन बुक वैल्यू, क्या होगा बता दो, प्रॉफिट। इफ book value greater than sale proceeds, loss। क्लियर है, राइट। अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है, मतलब अपने को पैसा ज्यादा मिल रहा है, बुक में वैल्यू कम है, राइट, तो सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू जो है, अमाउंट डिफरेंस जो है, दैट इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। और अगर बुक वैल्यू ज्यादा था पर सेल प्रोसीड कमती में बेचना पड़ रहा है, दैट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ओके, अब इसका अकाउंटिंग थोड़ा सा देख लो, एंट्रीज बुक्स में क्या होगा। इसमें भी रिकॉर्डिंग अपने को दोनों एंगल से देखना पड़ेगा। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन्ड, नॉट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्ट मेंटेन्ड। इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले पूरा
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन्ड वाला केस पहले पूरा डिस्कस करते हैं, देख लो। डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, जिस दिन असेट सेल हो रहा है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन। ये वाला केस तब आता है जब मिडिल ऑफ द ईयर में सेल हो रहा है, 31 मार्च को या 1 अप्रैल को सेल नहीं हो रहा है, मिडिल ऑफ द ईयर में सेल हो रहा है, तब ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, राइट। अब अपने कैलकुलेट कर चुके बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, फिर अपने क्या करेंगे, अपने असेट को बेच देंगे। तो असेट बेचेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, एंट्री फॉर सेल ऑफ असेट। बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट का जो भी वैल्यू है वो असेट चला गया। अब अगर बैंक में पैसा ज्यादा आ रहा है तो डेबिट ज्यादा हो गया, अगर बैंक में पैसा ज्यादा आ रहा है तो डेबिट ज्यादा हो गया, कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट क्या करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट भी बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है। अगर टू असेट अकाउंट क्रेडिट ज्यादा अगर हो गया तब आपको क्या करना पड़ेगा? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या फिर और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ये दोनों में से कोई सा भी, राइट। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, इस केस में क्या करना चाहिए ना, अगर असेट साल के बीच में सेल हो रहा है ना, तो अब इस बार आप डेप्रिसिएशन को सीधा असेट अकाउंट ही क्रेडिट कर दीजिए, राइट। इनफैक्ट जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस पड़ा हुआ है ना, जो असेट सेल हो रहा है, ध्यान से सुनना, जो असेट सेल हो रहा है उस असेट के ऊपर कुछ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन जितना चार्ज हो चुका है वो एक बैलेंस होगा, वो मशीनरी अकाउंट या असेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। वो कहां पर है? वो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, राइट। तो वो वाला असेट, जो असेट सेल हो रहा है, उस असेट का अभी तक जितना भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, उस बैलेंस को अपने असेट में पहले ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो वाला असेट अब सेल हो रहा है तो उसका कहानी को खत्म करना है। उसको अपने को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से भी उसका अमाउंट जो अभी तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी निकालना है, और फिर असेट में ट्रांसफर कर दो, फिर असेट में जितना बैलेंस वो वाला असेट का पड़ा रह जाएगा वो पूरा निकाल देंगे, राइट। ध्यान से देखो, टू ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ provision for depreciation on the asset which is sold, right। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब अपने चार्ज कर रहे होते हैं तो अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते हैं। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हटाना है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट किसको करेंगे? मशीनरी अकाउंट को, राइट। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दैट असेट मशीन को क्रेडिट कर रहे हैं, अभी तक अपने मशीन को क्रेडिट नहीं कर रहे थे। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं होता है उस केस में जब जब डेप्रिसिएशन हो रहा होता है तो अपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते हैं, असेट क्रेडिट मशीनरी क्रेडिट कर रहे होते हैं। बट अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा होता है तो अपने असेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे होते हैं। लेकिन वही वाला असेट जब सेल हो रहा होता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो क्रेडिट का बैलेंस है उसको निकाल के डेबिट करते हैं और मशीन को आप क्रेडिट कर देते हैं, असेट को आप क्रेडिट कर देते हैं, राइट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अब वो वाला असेट का
जो बुक वैल्यू है वो पूरा का पूरा असेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि जिस दिन सेल हो रहा है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन आप डेबिट ऑलरेडी कर दिए, मतलब मशीन को क्रेडिट या असेट को क्रेडिट कर चुके, और अभी तक का जितना माइनस हुआ वो एसेट का, वो भी आप असेट को आप क्रेडिट कर दिए, तो अब वो वाला असेट का बुक वैल्यू असेट अकाउंट में अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब एकदम सेम एंट्री, ये वाला जो सेल का एंट्री होता है, ये वाला एंट्री पास कर देंगे, एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट। क्या होता है सर? एकदम सेम एंट्री होता है, क्योंकि अब तो बुक वैल्यू असेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, राइट। असेट अकाउंट ये वाला अमाउंट अब जो होगा ये बुक वैल्यू होगा, राइट। ध्यान देना, यहां पे भी जो अपने ये लिख रहे हैं ना, दिस इज बुक वैल्यू, दिस इज सेल प्रोसीड्स, राइट। यहां पे भी सेल प्रोसीड्स, बुक वैल्यू। अब ये दोनों में अगर सेल प्रोसीड्स ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट है, सेम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या फिर इसी को बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। और अगर बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल प्रोसीड कम है, मतलब नुकसान है, तो नुकसान को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ये दोनों में से ऑब्वियसली कोई एक ही आ सकता है, दोनों नहीं आ सकता है, एनी वन। यहां पे भी या तो ये आएगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तब ये दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, ये दोनों में कोई एक ही आएगा, एनी वन। चलिए, सेल ऑफ असेट के ऊपर एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन अपने एज एन एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑन सेल ऑफ असेट। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ गोयल ब्रदर्स। तो अपने पास ट्रायल बैलेंस में, गोयल ब्रदर्स के ट्रायल बैलेंस में अप्रैल 1 को, मतलब ओपनिंग डेट, अपने को 8 लाख रुपीस का मशीनरी अकाउंट दिख रहा है एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिख रहा है। याद रहे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, इन दैट केस जो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है, दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट, एंड दिस इज द accumulated depreciation till date। अभी तक का इस 8 लाख के ऊपर 3,20,000 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। फिर बोल रहा हूं ऑन 1 अप्रैल 18, देखो अपने को इंफॉर्मेशन जो दिया वो 1 अप्रैल 18 का ही दिया। फिर बोल रहा हूं ऑन 1 अप्रैल 18 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर ₹2 लाख। दिस ₹2 लाख जब बोलता है ना फॉर, दैट मीन्स दिस इज सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स, मतलब ₹2 लाख मतलब 2 लाख में बेच दिया। कितना में बेचा? 2 लाख में, ठीक है। असेट सेल हो रहा है, 1 अप्रैल 18 को ही सेल हो रहा है। विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015, उसको खरीदे थे कब? 1 अप्रैल 15 में खरीदे थे, मतलब अपने को इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो 1 अप्रैल 18 का दिया हुआ है, और ये जो असेट बिक रहा है ना, ये असेट खरीदे थे कब? 1 अप्रैल 15 में खरीदे थे, मतलब 3 साल पहले, एग्जैक्टली 3 ईयर्स पहले 1 अप्रैल 15 में खरीदे थे फॉर ₹3 लाख, 3 लाख में खरीदे थे। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, मतलब 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, फॉर द ईयर एंडेड, एक साल का बनाना है, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 का, अज्यूमिंग दैट द फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ये मानते हुए कि डेप्रिसिएशन इज 10% SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। अपने बाकी कैलकुलेशन स्टार्ट, बाकी अपने लेजर प्रिपरेशन स्टार्ट करें उसके पहले खाली एक बात को प्लीज समझना। क्वेश्चन में बोल रहा है एक असेट बेच दिए जो खरीदे थे 1 अप्रैल 15 में,
कितना में खरीदे थे? 3 लाख में खरीदे थे। 4 रुपीज 3 लाख परचेज किए थे। परचेज ऑन 1 अप्रैल 15, 4 रुपीज 3 लाख। मतलब इस 8 लाख रुपया में से, इस 8 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट में से 3 लाख ओरिजिनल कॉस्ट वाला असेट बिक रहा है। तो उसका बुक वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो? सर ये 3 साल में जितना डेप्रिसिएशन लगा है, टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना लगा है, उसको आप माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा दैट इज बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। और ये तो सर साल के बीच में सेल भी नहीं हो रहा है। साल के बीच में सेल होता तो जिस दिन सेल हो रहा होता, 1 अप्रैल 18 का अपने को इंफॉर्मेशन दिया, मान लो सेल होता 30 जून को, 30 जून को, तो अप्रैल में जून ये 3 महीना का डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ता, तब बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ असेट पता चलता। बट ये तो मिडिल ऑफ द ईयर में भी सेल नहीं हो रहा है, ये तो ओपनिंग डेट पे ही सेल हो जा रहा है, तो अपने लिए काम और इजी हो गया। देखो वर्किंग नोट पहले दिखा रहे हैं आपको। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड 3 लाख। डेप्रिसिएशन टिल 1 अप्रैल 18, जिस दिन सेल हो रहा है उस दिन तक डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है बताओ? सर खरीदा था 1 अप्रैल 15 को, मतलब 15 16, 16 17, 17 18, 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। और पूरा 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 18 फुल कंप्लीट 3 इयर्स। ओरिजिनल कॉस्ट था 3 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोल रहा है 10% पर एनम, मतलब 10/100, बट सर 3 इयर्स बोला है, ये तो 1 साल का है, 10% पर एनम, तो इंटू 3 कर दीजिए, तो बताओ कितना हो रहा है? 3 लाख का 10% इज 30,000 इंटू 3, 90,000। देयरफॉर बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज 2,10,000 लेस सेल प्रोसीड्स अपने को दिया हुआ है, कितना में बेचे? बुक में वैल्यू इसका भी है 2,10,000 और इसको बेच रहे हैं सिर्फ 2 लाख में, मतलब सर देयर इज अ लॉस। 10,000 का नुकसान हो रहा है। इसका लेजर अभी देखो अच्छे से। अपने को 2 अकाउंट बनाने बोला है, एक मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सबसे पहले तो जो बैलेंस अपने को दिया हुआ है वो ब्रॉट डाउन कर लो। देख लो मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है 8 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है 3,20,000 1 अप्रैल 18 को। तो मशीनरी का बैलेंस 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर मशीनरी का तो डेबिट बैलेंस ही होगा, सेट है, तो 8 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट पे ही बैलेंस कैरिड डाउन होगा, बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब असेट इज कैरिड एट द ओरिजिनल कॉस्ट एंड जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक का है वो एक अलग लेजर में कैरी होता है, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज असेट माइनस का बैलेंस। असेट माइनस का मतलब सर क्रेडिट का बैलेंस, मतलब 1 अप्रैल 18 का बैलेंस इज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000 विच इज गिवन टू अस। और इसी दिन अब बात हो रहा है सेल ऑफ असेट का, सेल ऑफ असेट का बात हो रहा है। तो सेल ऑफ असेट जो हो रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट तो सर 3 लाख है, बट उसके ऊपर अभी तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? अभी तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 90,000 का, मतलब टोटल 3,20,000 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से जो असेट सेल हो रहा है ना, उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज
90,000। ये क्या है, ध्यान से देखो, accumulated depreciation on asset sold, जो असेट सेल हो रहा है उसका accumulated depreciation। अपने इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ये वाला बैलेंस के अंदर इंक्लूडेड है, वो इसमें से निकाल के मशीनरी अकाउंट में ले जाएंगे। यही तो जर्नल एंट्री में भी बात किए थे। देखो, निकाल के ले जाएंगे मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट का बैलेंस है उसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे, मशीनरी अकाउंट को। ओके, 1 अप्रैल 18 को ही, जिस दिन असेट सेल हो रहा है उस दिन, टू मशीनरी अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा। कितना, ओनली 90,000। और 1 अप्रैल 18 को ही यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आ जाएगा ना 90,000। ऑल राइट, अब ये असेट सेल हो गया, कितना में सेल हो गया, बैंक में पैसा आया होगा जो असेट सेल हो रहा है, बाई बैंक। सर 2 लाख रुपया आया है। सर इसका ना ओरिजिनल कॉस्ट जो यहां से जा रहा है ना, ये 8 लाख में से 3 लाख रुपया का असेट था। 3 लाख रुपया में से 90,000 तक का तो आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से माइनस कर दिए, तो बचा 2,10,000। 2,10,000 को असेट को आप 2 लाख में बेच दिए, जो 10,000 कमती में बिका, दैट इज अवर लॉस, और वो यहां बाई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, और सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर ये मान लो ज्यादा में बिकता, ये 2,50,000 में बिकता, तो प्रॉफिट हो जाता, वो प्रॉफिट का फिगर यहां आता और यहां पे लिखते टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। यही वाला जर्नल एंट्री अपने लिखे थे। प्लीज टेक योर टाइम, एक बार उस जर्नल एंट्री और इस लेजर पोस्टिंग को मैच कराने की कोशिश करना, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा, उसके बाद आप भूलोगे नहीं। लॉस हुआ है अपने इस एग्जाम्पल में 10,000 का, अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड में लिखते टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। तो ये तो हुआ 1 अप्रैल 18 का कहानी। अपने को क्वेश्चन बोला है 31 मार्च 19 तक का लेजर बनाने के लिए। 31 मार्च 19 तक का लेजर का मतलब, सर 31 मार्च 19 को आके आप डेप्रिसिएशन चार्ज करिए बाई डेप्रिसिएशन, और ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में होगा। जो रिमेनिंग एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा। और सर स्ट्रेट लाइन मेथड में 10% है अपने पास। अब जो ओरिजिनल कॉस्ट बच गया, 5 लाख, 8 लाख में से 3 लाख का सेट चला गया, 8 लाख में से 3 लाख का सेट गया, तो बचा कितना, 5 लाख का सेट। चलो पहले असेट का ही बैलेंसिंग फिगर लिख लो। 31 मार्च 19 बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये 5 लाख का पूरा ओरिजिनल कॉस्ट बच गया, और ओरिजिनल कॉस्ट में ही कैरी होगा बचा हुआ असेट, बिकॉज ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो इसका टोटल इज 8 लाख, 8 लाख, और 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा वो भी 5 लाख ही होगा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे 31 मार्च 19 को, वो भी 5 लाख के ऊपर पूरा साल का होगा, पूरा साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1 अप्रैल से, इंटू 10% बोला है, स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट, इसीलिए ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लग रहा है। अब जो असेट बच गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट इज 5 लाख, उसके ऊपर 10% मींस 50,000 का टोटल डेप्रिसिएशन अपने चार्ज कर देंगे, एंड जो बैलेंस अब रहेगा वो अपने कैरी डाउन करेंगे 31 मार्च 19 को टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ कितना होगा, ये टोटल हो रहा है 3,70,000। तब 3,70,000, 2,80,000 is the balance carried down 1 अप्रैल 19 को by balance brought down 2,80,000. So this was all about entries on sale of asset. I hope आप लोग को डेप्रिसिएशन चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुका है। कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी आप लोग को इशू लग रहा हो, वापस से प्लीज रिवाइंड बैक एंड लिसन टू द कॉन्सेप्ट्स केयरफुली। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा चैप्टर है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा।